फिर मेरी मुलाकात का वक्त भी ख़त्म हो गया। फिर हम दोनों चारपाई पर लेट गए। तो हैना बोली, आज तुम्हें मुलाकात करते वक्त क्या हुआ था? मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? वो बोली, आज तुम बिल्कुल अलग तरीके से मुलाकात कर रहे थे। मैंने कहा, तुमने मुलाकात शुरू होने से पहले आसिफ का नाम जो लिया था, मुझे इसका नाम सुनकर गुस्सा आ गया और इसी वजह से मैंने तुम्हारी धज्जियां उड़ा दी। तो मेरी बात सुनकर हैना जोर जोर से हंसने लगी और बोली, दोबारा कहना, अभी तुमने क्या कहा? मैंने कहा, यही कहा कि तुम्हारी धज्जियां उड़ा दें। तो मेरी बात सुनकर हैना एक दफ़ा फिर मुस्कुराई और बोली, तुमने सही कहा, आज तो तुमने वाकई ही मेरी धज्जियां उड़ाते हैं। और ये बात करके हैना खड़ी होने लगे, लेकिन लड़खड़ा गई। तो मैंने अपनी जेब से ट्यूब निकाली, क्योंकि मैं जानता था कि हैना की तबीयत ख़राब हो जाएगी। और मैंने शहज़ादी और परी के चेहरे पर वो ट्यूब लगा दी और कुछ ही मिनटों में हैना की तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई। हैना बोली, ये कौन सी जादुई ट्यूब है, मुझे भी दे दो। मैंने कहा, तुम्हें इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? तो हैना बोली, मैं जब भी गुलफाम से मुलाकात करूँगी तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा, क्या गुलफाम तुम्हारी ऐसी हालत करेगा? तो मेरी बात सुनकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और बोली, ये बात तो तुमने ठीक की, चलो रहने दो। और फिर कुछ देर हम और तबीले में बैठे। फिर मैं तबीले से बाहर निकला और इर्द गिर्द देखा तो कोई नहीं था। तो मैंने हैना को जाने को कहा, तो हैना बाहर निकली और चले गए। मैंने भी तबीले का दरवाज़ा बंद किया और डेरे पर आ गया। अब डेरे पर ना ही शहनाज थी और ना ही कोसर थी। मैं वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया और फ्रेश होकर बाहर आया। अभी मैं चारपाई पर बैठने ही लगा था कि मुझे आंटी समरीन नजर आईं। वो डेरे पर ही आ रही थीं और वो थीं भी अकेली। मैं सोचने लगा, ये तो इतनी जल्दी आ गई। अभी तो मैं हैना से मुलाकात करके आया हूँ, अब इससे भी मुलाकात करनी पड़ेगी। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे जहन में मुनीर और तनवीर के लिए भी गुस्सा आ चुका था। वो भी सबसे मिलकर मुलाकातें कर रहे थे। तो मैंने सोचा, क्यों ना फिर इनके ख़ानदान की किसी औरत को सबक सिखाया जाए। हालांकि मुनीर और तनवीर आंटी लुबना के बेटे थे, लेकिन आंटी लुबना भी मुझसे मुलाकात कर चुकी थीं। और जैसे ही इनके दिन ख़त्म हुए थे, तो मैंने एक बार फिर इनसे मुलाकात करनी थी। और ये मैं प्लान अपने जहन में फिक्स कर चुका था। यही बातें
सोच रहा था कि आंटी समरीन आ गई। मैंने देखकर हैरान रह गया। वो भी तैयार होकर आई थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने कहा, आइए आइए। मुझे नहीं पता था कि आप मेरी बात को इतना सीरियस लेंगे। तो वो मुस्कुराती हुई बोली, आते हुए तुम ही तो कह कर आए थे कि डेरे पर तुम मेरा इंतज़ार करोगे। मैंने कहा, जी मैं तो अब आपका ही इंतज़ार कर रहा था। तो वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी। मैंने इन्हें बैठने के लिए कहा तो वो बोली, क्या इधर ही बैठोगे? तो मैंने कहा, ये जगह ठीक नहीं, आप मेरे साथ आइए। हम खेतों वाले कमरे में चलते हैं। और मैं इनको लेकर खेतों वाले कमरे की तरफ आ गया। रास्ते में मैंने इनको अपना कमरा दिखाया और इन्हें वहाँ जाने को कहा और ख़ुद मैं शहनाज के पास आ गया और इससे कहा कि मैं खेतों वाले कमरे में जा रहा हूँ, वहाँ कोई ना आए। शहनाज ने मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। शायद वो सोच रही थी मैं फिर किससे मुलाकात करने जा रहा हूँ, लेकिन वो मुझसे सवाल नहीं कर सकती थी और मैं भी इसको बताकर कमरे में आ गया। तो आंटी बाहर खड़ी थी। मैंने चाबी निकाली और कमरे का दरवाज़ा खोला और इनको अंदर बुला लिया। अंदर बुलाते साथ ही मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। तो वो शीशे में से देखते हुए बोली, शीशा किस लिए लगाया है? बाहर से तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अंदर से सब नज़र आ रहा है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, इसीलिए लगाया है ताकि पता चल सके कि कोई आ रहा है। तो आंटी मुस्कुरा कर बोली, नदीम तुम बहुत तेज़ हो, लगता है तुमने ये कमरा किसी ख़ास मकसद के लिए बनाया है। तो मैंने मुस्कुरा कर आंटी को अपने साथ लगा लिया और बाल इनके चेहरे से पीछे करते हुए कहा, ये कमरा आप जैसी चिड़ियों को पिंजरे में बंद करने के लिए बनाया है। और ये बात कहते ही मैंने इनसे बातें करना शुरू कर दी और वो भी मेरी बातों का जवाब देने लगी। वो पुरसुकून होकर बातें कर रही थी। बातें करते हुए वो पीछे हुई और बोली, मैं चाहती हूँ आज तुम पुरसुकून होकर मुझसे मुलाकात करो। इस दिन भी हमारे साथ लुबना थी, तो मैं तुमसे ठीक तरह से मुलाकात नहीं कर सकी। मैंने कहा, आंटी जैसे आपकी मर्ज़ी। और ये बात करके एक बार फिर इन्होंने मुझे अपने साथ लगा लिया और पुरसुकून तरीके से बातें करने लगी। मैं भी इनकी बातों से बहुत खुश हो रहा था क्योंकि आंटी समरीन बहुत ही प्यारी थी। मुझसे बातें करते हुए वो मेरे दोस्त से भी बातें कर रहे थे। बातें करते करते वो बोली, मैं तो तुम्हारे दोस्त की मुरीद हो गई हूँ। मैंने मुस्कुरा कर कहा, आंटी लुबना भी इसकी मुरीद हैं। और ये बात करके आंटी समरीन नीचे बैठने लगी तो मैंने इन्हें रोक लिया।
तो वो मेरी आंखों में देखते हुए सवाल करने लगी, लेकिन बोली कुछ नहीं। तो मैं फिर उनसे बातें करने लगा और बातें करते करते मैं दुकानों पर आ गया और दुकानों से बातें करने लगा। आंटी मेरी बातों से बहुत खुश हो रही थी और फिर मैं नीचे बैठकर शहजादी से बातें करने लगा। शहजादी का चेहरा देखकर भी मैं हैरान रह गया। शहजादी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इन्होंने अभी अभी मेकअप किया हो। तो मैंने इनसे पूछा तो वो मुस्कुरा कर बोली, अब तुमने इतनी जल्दी में बुलाया था तो बस मैं शहजादी को इतना ही तैयार कर सकी। मैंने कहा मेरे लिए यही काफ़ी है। और ये बात कहकर मैं फिर शहजादी से बातें करने लगा। थोड़ी देर बातें करने के बाद मैं उठकर खड़ा हो गया और आंटी समरीन को उठाकर नीचे गद्दे पर लेटा दिया और दोबारा इनकी सहेली शहजादी से पुरसुकून तरीके से बातें करने लगा। मुझे भी कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि मैं अभी हैना से मुलाकात करके आया था और अपने आप को वक्त देना चाहता था। लेकिन आंटी समरीन को मेरी बातें कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही थीं, इसलिए बातें करते करते इनकी मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया। जैसे ही इनकी मुलाकात का वक्त ख़त्म हुआ तो मैंने शहजादी को छोड़कर परी से बातें करना शुरू कर दी। तो आंटी समरीन तो जैसे पागल होने लगी और बोली, तुम्हारे अंकल ने बहुत दफ़ा परी से मुलाकात करने की कोशिश की है, लेकिन इनसे मुलाकात नहीं हो पाती। क्या तुम कर लोगे? तो आंटी की बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मैंने इनकी बात का जवाब नहीं दिया और परी से बातें करने लगा। आंटी तो मेरी बातों से खुश होने लगी तो मैं जल्दी से उठकर आंटी के पास गया और आंटी की आंखों में देखते हुए कहा कि अंकल को आपकी खूबसूरती के बारे में इतना इल्म ही नहीं या इन्होंने आपकी इतनी कदर नहीं की। आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं और आपका हक है कि परी और शहजादी दोनों से मुलाकात की जाए, लेकिन दोनों से मुलाकात करने के लिए इंसान को ताकतवर होना चाहिए। तो आंटी मुस्कुरा कर बोली, और तुमसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं, और जल्दी से उठकर बैठ गईं और मेरे दोस्त से बातें करने लगी। मैं पुरसुकून होकर लेटा हुआ था और वो मेरे दोस्त से बातें कर रही थी। वो मेरे दोस्त को उठाने की कोशिश कर रही थी। मेरा दोस्त गहरी नींद सोया हुआ था। काफ़ी देर बातें करने के बाद मेरा दोस्त उठा तो वो मेरे दोस्त को देखकर खुश हो गई और फिर बातें करने लगी और इनकी बातों से मैं भी खुश होने लगा। जैसे ही मेरा दोस्त उठकर बैठा तो आंटी समरीन ने मेरे दोस्त से पूछा कि तुम उठ क्यों नहीं रहे। मेरा दोस्त सोचने लगा, अब मैं आंटी आपको क्या जवाब दूँ। मैं तो हैना से मुलाकात करके सो गया था।
मैं तो हैना से मुलाकात करके सो गया था और आपने मुझे उठा दिया। मैंने कहा मेरा दोस्त बोलता नहीं, वो सिर्फ सुनता है। तो आंटी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारा दोस्त गूंगा है। मैं इनकी बात सुनकर हंसने लगा। कुछ देर बातें करने के बाद मैं शहजादी से मुलाकात करने लगा। मैं 500 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से थोड़ी थोड़ी मुलाकात कर रहा था और आंटी समरीन की आंखों में भी देख रहा था। आंटी समरीन भी जानती थी, लेकिन फिर अचानक ही मैंने 10,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आंटी समरीन से मुलाकात शुरू कर दी और आंटी समरीन भी खुश होने लगी। अब पूरा कमरा बगैर हाथों के तालियों से गूंज रहा था और मैं आंटी समरीन से मुलाकात कर रहा था। आंटी समरीन भी खुश होकर मेरी मुलाकात का जवाब दे रही थी। वो जानती थी कि आसपास कोई भी नहीं, इसलिए वो भी बेझिझक होकर मुझसे मुलाकात कर रही थी। कुछ वक्त गुजरने के बाद मैं जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और आंटी को भी उठने को कहा। तो आंटी सोच रही थी अब मैं इनसे कौन सी बातें करूँगा, लेकिन मैंने इनको अपने साथ लगाकर अपनी गोद में उठा लिया। इनसे मुलाकात करने लगा। इन्होंने अपने बाजू मेरी गर्दन में डाल लिए और बोली, नदीम तुम वाकई ही इस दुनिया से नहीं हो। मोना कितनी खुशनसीब है, कैसे तुम्हारे जैसा शौहर मिला। और ये बात कहते कहते ही आंटी की मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया। इसके बाद मैंने परी से मुलाकात करनी शुरू की। तो आंटी बोली, नदीम तुम जानते हो ना कि परी से किस तरह मुलाकात करनी है। तो मैं इनकी बात सुनकर मुस्कुराया और कहा, आप बेफिक्र रहें और मैं परी से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से मुलाकात करने लगा और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मैं 500 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार पर पहुंच गया। जैसे आंटी को थोड़ा सुकून मिला तो मैं 5,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से इनकी सहेली परी से मुलाकात करने लगा। कुछ देर तो आंटी समरीन बेसुकून रही, लेकिन इसके बाद वो पुरसुकून हो गई और मेरी मुलाकात में मेरी बातों का जवाब देने लगी। और काफ़ी देर बाद एक बार फिर इनकी मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया। अब चूँकि मैं हैना से मुलाकात करके आया था, इसलिए मेरी मुलाकात काफ़ी बाकी थी। तो आंटी ने सवालिया नज़रों से मुझसे पूछा, नदीम तुम्हारी कितनी बातें बाकी हैं। तो मैंने कहा, अभी आधी बातें हुई हैं। तो आंटी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और बोली, लगता है तुम कुछ खा कर आए हो। मैंने कहा, नहीं, मुझे क्या पता था कि आपने अभी आना है। मैं तो दोपहर का ज़हन बनाकर बैठा था, लेकिन अब दोपहर हो चुकी है। तो आंटी बोली, अब क्या कर रहे हैं। मैंने कहा, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप चले जाएं, मैं अपना देख लूँगा। तो आंटी बोली, नहीं, ये तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा।
और फिर दोबारा मैं शहजादी से मुलाकात करने लगा। और फिर दोबारा मैं शहजादी से मुलाकात करने लगा। आंटी भी जानती थी कि ये मुलाकात किस तरह ख़त्म होगी, तो आंटी मुझे गालियाँ देने लगीं और मुझे थप्पड़ मारने लगीं। वो मुझे गुस्सा दिलाना चाह रही थीं और मुझे गुस्सा आ भी गया और तकरीबन काफ़ी देर के बाद हम दोनों की मुलाकात ख़त्म हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर से कोई जान खींचकर निकाल रहा हो, क्योंकि मैं भी हिना से मुलाकात करके आया था। तो दूसरी मुलाकात करना मेरे लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन आंटी समरीन ने मुझे अपने साथ लगा लिया और बोली, नदीम, मैं तुम्हारी इस मेहरबानी को हमेशा याद रखूंगी और मुझे गांव का ये सफ़र हमेशा याद रहेगा और मुझे ये भी याद रहेगा कि मेरी मुलाकात किस मर्द से हुई है। और ये बात करके इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हम दोनों कुछ देर बातें करते रहे। इसके बाद वो उठकर वॉशरूम में चली गई और फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकली और चली गई। मैं भी फ्रेश होकर और कमरे को साफ करके डेरे पर आ गया। टाइम देखा तो 2 बज रहे थे। मुझे हिना और आंटी समरीन से मुलाकात करने में 4 घंटे लगे थे। अब मुझे काफ़ी थकन महसूस हो रही थी, तो मैंने शहनाज को कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। इसने कहा, छोटे खाने ठीक है, और मैं घर की तरफ निकल गया। तो रास्ते में मुझे मोना मिली, जो मेरे लिए खाना लेकर आ रही थी। मुझे देखकर हैरान होते हुए बोली, आप हवेली आ रहे हैं? मैंने कहा, हाँ, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं घर चला जाऊं। तो वो परेशान होते हुए बोली, आपको क्या हुआ है? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस सर में थोड़ी दर्द है। और वो मेरे साथ ही वापस हवेली आ गई। मुझे देखकर अम्मी, उस्मा खाला और बाकी सभी परेशान हुए, लेकिन मोना ने इनको बता दिया कि मेरे सर में दर्द है। मैं सीधा जाकर कमरे में लेट गया और मोना मेरे पीछे आ गई और बोली, मैं आपका सर दबा देती हूँ। मैंने कहा, पहले तुम एक गरम दूध का गिलास ले आओ। तो वो मेरे लिए दूध लेने चले गए और मैं आंखें बंद करके लेट गया। नींद तो मुझे आ नहीं रही थी, लेकिन थकन काफ़ी हो गई थी। तो थोड़ी ही देर में वो मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आ गए। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।